हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राठौर्स कॉम्बिनेशन में, जिसमें लाते हैं हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो। आज फिर लाए हैं हम आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो, जिसका विषय है क्लास 12 फिज़िकल एजुकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम चर्चा करेंगे बोर्ड में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो आज की हमारी वीडियो आधारित है क्लास 12 के फिज़िकल एजुकेशन चैप्टर 3 योग और जीवन शैली के महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जिसमें हम बोर्ड में पूछे जाने वाले कई महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो हमारे आज के विषय के साथ शुरुआत करते हैं हम अपनी आज की वीडियो का, जिसका हमारा पहला प्रश्न है कि योग से आप क्या समझते हैं? योग को परिभाषित करें और योग के कितने तत्व होते हैं, व्याख्या कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें योग से हमारा क्या अर्थ है, हम योग से क्या समझते हैं और योग की परिभाषा और उसके कितने तत्व हैं, हमें इस प्रश्न में ये परिभाषित करना है। तो योग की परिभाषा हम सबसे पहले बताएंगे। योग का अर्थ क्या होता है? तो योग एक संपूर्ण जीवन शैली अथवा साधना है जिससे व्यक्ति को अपने मन, मस्तिष्क तथा स्वयं पर नियंत्रण करने में सहायता मिलती है। योग शब्द संस्कृत भाषा के युज शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना। तो योग की हमने परिभाषा जानी, योग का अर्थ जाना। अब हम इसकी एक और परिभाषा बताएंगे कि महर्षि पतंजलि के अनुसार योग का अर्थ मानसिक उतार चढ़ाव पर नियंत्रण पाना है। तो योग का अर्थ महर्षि पतंजलि के अनुसार। अब हम जानेंगे कि योग के तत्व कितने होते हैं। तो योग के कुल 8 तत्व होते हैं, जिनका नाम जानना हमारे लिए अनिवार्य है। तो योग के 8 तत्व हैं। पहला यम, प्रत्याहार, आसन, ध्यान, नियम, समाधि, प्राणायाम और धारणा। तो योग के कुल 8 तत्व होते हैं, जिनके नाम आपको इस प्रश्न के उत्तर में बताए गए। यम योग का पहला तत्व होता है, दूसरा प्रत्याहार, तीसरा आसन, चौथा ध्यान, पांचवा नियम, छठा समाधि, सातवां प्राणायाम और आठवां धारणा। तो आसन योग का तीसरा अंग होता है। हम योग के तत्वों को योग के अंगों के नाम से भी जानते हैं। तो इसी के साथ हमारे इस प्रश्न का उत्तर कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं अपना अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हमारा दूसरा प्रश्न यह है कि आसन किसे कहते हैं? आसन से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें आसन को परिभाषित करते हुए इस प्रश्न के उत्तर को लिखना है। तो इसमें हमें बताना है कि आसन क्या होता है। तो हमने पहले क्वेश्चन में जाना कि आसन योग का तीसरा अंग होता है। तो देखते हैं अपने इस प्रश्न के उत्तर को। आसन जो कि योग का तीसरा अंग होता है। आसन का अर्थ होता है वह मुद्रा जिसमें योगी अनंत समय तक आरामदायक स्थिति में बैठा रह सके, आसन कहलाता है। आसन शरीर की वह अवस्था है जिसमें शरीर को आसानी से लंबे समय तक स्थिर अवस्था में रखा जा सकता है। महर्षि पतंजलि के अनुसार आसन का अर्थ स्थिरम सुखम आसनम होता है, अर्थात एक ही अवस्था में सुखदायी स्थिति में स्थिर तरीके से काफ़ी लंबे समय तक बैठे रहना आसन कहलाता है। तो ये थी आसन की परिभाषा, जो कि योग का तीसरा अंग माना जाता है और इस मुद्रा को योगी अनंत समय तक ग्रहण कर सकता है। तो ये थी हमारी आसन की परिभाषा, जो कि कंप्लीट होती है और इसी के साथ हमारे इस प्रश्न का उत्तर भी पूरा होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो हमारा तीसरा प्रश्न है कि आसन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? आसन के लाभों का वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें आसन की महत्वपूर्ण भूमिका को बताना है। तो आसन जो कि मानव शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, उनके लाभों का वर्णन करना है। तो आसन मानव शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक होते हैं। आसन मानव शरीर को एक निश्चित आकार और सुख प्रदान करते हैं। आसन के लाभ निम्नलिखित हैं।
तो आसन के लाभ बताने हैं हमें, जिसमें हमें कम से कम 3 से 4 पॉइंट तो मेंशन करने ही हैं। तो आसन के लाभों में हमारा पहला पॉइंट है कि यह मानव शरीर में ध्यान को एकाग्र बनाता है। यानी कि आसन ही ऐसा होता है जो मानव शरीर में योग को संभव बना पाता है। योग जिसमें हम अपने ध्यान को एक जगह पर केंद्रित करते हैं, वो आसन के कारण ही होता है। यदि हमारा अभ्यास आसन में होता है तो हम योग के अन्य तत्व जैसे ध्यान, नियम, समाधि, प्राणायाम आदि करने में भी अपने आप को सफल पाते हैं। और हमारा दूसरा पॉइंट है कि मानव शरीर को प्राय तनाव मुक्त बनाने में सहायक होता है। तो अगर हम लगातार आसन करते हैं, लगातार योग, ध्यान आदि का प्रयास करते हैं, तो हमारा शरीर प्राय तनाव मुक्त रहता है और हम डिप्रेशन में कम से कम रहते हैं। और हमारा थर्ड पॉइंट है कि आसन मानव स्वास्थ्य को नियंत्रित करता है और आंतरिक शांति प्रदान करता है। यानी कि आसन से मानव स्वास्थ्य के साथ साथ मानव श्वास भी नियंत्रित होती है, जिससे हमारा तंत्रिका तंत्र और स्वास्थ्य तंत्र दोनों ही सुचारू रूप से कार्यरत रहते हैं और हमें आंतरिक शांति भी प्राप्त होती है और हम डिप्रेशन में भी कम से कम रहते हैं। तो ये थे आसन के लाभ जो हमें लगातार आसन के अभ्यास करने से प्राप्त हो सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे इस प्रश्न का उत्तर कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो हमारा चौथा प्रश्न यह है कि रोग निवारक उपायों के रूप में आसन का वर्णन कीजिए। तो चौथे प्रश्न में हमें रोग निवारक के रूप में आसन का क्या महत्व होता है वर्णन करना है। तो यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और लॉन्ग क्वेश्चंस में ये ज़रूर पूछा जाता है। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम लिखेंगे कि आसन सिर्फ हमारे शरीर को तनाव मुक्त और स्वस्थ ही नहीं बनाता, बल्कि कई बीमारियों और रोगों से भी मुक्ति प्रदान करता है। और जीवन शैली संबंधित बीमारियों में आसनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इसे रोग निवारक उपायों के रूप में भी देखा जाता है। तो इस प्रश्न में हमें बताना है कि हमारी जीवन शैली संबंधित जो बीमारियां होती हैं उसमें आसनों की क्या भूमिका होती है, आसन कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हमें हमारी जीवन शैली संबंधित समस्याओं से मुक्ति प्रदान करते हैं। जीवन शैली संबंधी समस्याएं जो हम अपने डेली रूटीन में अक्सर जल्दबाजी के कारण कई लापरवाही करते हैं, जिसके कारण हम कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी ऐसी जीवन शैली संबंधित समस्याएं हैं। तो पहली है हृदय वाहिका संबंधी कुशलता में सुधार। तो आसन हृदय वाहिका संबंधी कुशलता में महत्वपूर्ण सुधार लाता है। एक खिलाड़ी के लिए प्राय हृदय वाहिका संबंधी कुशलता अनिवार्य होती है और आसन के लगातार अभ्यास के कारण ही वह हृदय वाहिका संबंधी कुशलता में सुधार ला सकता है। तो हमारा पहला पॉइंट है हृदय वाहिका संबंधी सुधार। हृदय जो कि हमारे रक्त का पूरे शरीर में परिसंचरण करता है, तो हृदय वाहिका संबंधी बीमारियों से बचाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और एक खिलाड़ी के लिए तो ये बहुत ही ध्यान में रखने वाली बात होती है। और हमारा दूसरा पॉइंट है कि श्वसन संस्थान में सुधार। तो नियमित आसन के अभ्यास से, नियमित योगा अभ्यास से हम हमारे श्वसन संस्थान तंत्र में भी सुधार ला सकते हैं। जैसे नियमित आसन करने से प्राय मानव का श्वसन तंत्र विकसित होता है और फेफड़ों के द्वारा हमारे रक्त की शुद्धि होती है और श्वास संबंधी समस्याओं और बीमारियों से छुटकारा मिलता है। अब हमारी तीसरी समस्या है कि रक्त परिसंचरण तंत्र में सुधार। जो रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित समस्याएं और बीमारियां होती हैं, नियमित आसन और योगा अभ्यास द्वारा उन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे नियमित आसन करने से व्यक्ति के रक्त परिसंचरण तंत्र में सुधार आता है और उसके रक्त संचालन में भी सुधार आता है, जिससे उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप संबंधी बीमारियों से मुक्ति प्राप्त होती है। यानी कि नियमित योगाभ्यास और आसन करने से मानव शरीर प्राय
रक्त संचार संबंधी समस्याओं से मुक्त हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारियों से मानव शरीर को मुक्ति मिलती है। और हमारा 4th पॉइंट है कि वजन को नियंत्रित करने तथा पाचन तंत्र संबंधी समस्याओं से मुक्ति प्रदान करने में भी आसन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये था हमारा चौथे प्रश्न का उत्तर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और बोर्ड परीक्षा में आने की इसकी काफ़ी संभावनाएं हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हमारा 5वां महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि मोटापा क्या होता है। प्राय किस श्रेणी के व्यक्तियों को मोटापे की श्रेणी में रखा जाता है। तो इस प्रश्न में हमें बताना है कि मोटापा क्या होता है और मोटापे के कौन कौन से कारण होते हैं और किस श्रेणी के व्यक्तियों को मोटापे की श्रेणी में रखा जाता है। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे कि मोटापा एक विश्वव्यापी समस्या बन चुका है, जिसमें सिर्फ वयस्क ही नहीं बल्कि बच्चे भी इस बीमारी से ग्रस्त होते जा रहे हैं। मोटापा शरीर की वह दशा होती है जिसमें शरीर में वसा की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है और ऐसा खान पान की गलत आदतों के कारण होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मोटापा वह दशा होती है जब एक व्यक्ति का भार आदर्श भार से 20% या इससे अधिक हो जाता है, तब वह मोटापे की श्रेणी में कहलाता है। तो ये थी मोटापे की परिभाषा। और मोटापे किस व्यक्ति को मोटापे की श्रेणी में रखा जाता है। तो आदर्श भार से यदि 20% भार अधिक है तो उस व्यक्ति को हम मोटापे की श्रेणी में रखेंगे। और मोटापे का जो महत्वपूर्ण कारण होता है वो होता है वसा का शरीर में जमा हो जाना, और जिसके कारण कि हमारे शरीर में कई बीमारियां घर कर लेती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि मोटापा यानी कि स्थूलता जैसी विश्वव्यापी समस्या को नियंत्रित करने वाले किन्हीं 2 आसनों के नाम बताइए और उनके लाभ और हानियों का वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें बताना है कि हम मोटापे को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, किन 2 आसनों के द्वारा हम मोटापे पर नियंत्रण पा सकते हैं और उनकी लाभ और हानियाँ दोनों का वर्णन करना है। तो मोटापे के निवारक आसन हैं वज्र आसन, हस्तासन, त्रिकोण आसन, अर्धमत्स्येंद्र आसन। इन आसनों के द्वारा हम मोटापे जैसी विश्वव्यापी समस्या पर नियंत्रण पा सकते हैं और अपने शरीर को इन बीमारियों से मुक्त रख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मोटापे को कम करने वाले आसनों के लाभ कौन से हैं। तो पहला हमारा है वज्र आसन। तो वज्र आसन के लाभ कौन कौन से हैं। तो वज्र आसन के लाभ जो कि निम्नलिखित है। मोटापे से निदान पाने के आसनों का लाभ निम्नलिखित है। तो हमने बताया कि मोटापे से कैसे निदान पाया जा सकता। उसका पहला आसन है वज्र आसन। तो वज्र आसन के लाभ, वज्र आसन के निरंतर अभ्यास से पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है। ये पहला पॉइंट है कि वज्र आसन के निरंतर अभ्यास से हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है। पाचन तंत्र स्वस्थ रहने से अतिसार व एसिडिटी जैसे रोगों से बचाव होता है और शरीर में अतिरिक्त वसा जैसी समस्या उत्पन्न नहीं होती है। ये हमारे सेकंड पॉइंट है कि वज्रासन से पाचन तंत्र स्वस्थ होता है। पाचन तंत्र के स्वस्थ होने से जो एसिडिटी और अतिसार संबंधी समस्याएं होती हैं वो बिल्कुल भी नहीं उत्पन्न होती हैं। और हमारा तीसरा पॉइंट यह है कि यह आसन शरीर को सुडौल और लचक बनाता है। तो शरीर में लचकता यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी लाता है और हमारे शरीर को सुडौल और आकर्षक बनाता है। वज्रासन करने से प्राय वजन कम होता है और रक्त संचार संबंधी समस्याओं में सुधार आता है। तो वज्रासन का एक ये सबसे महत्वपूर्ण लाभ है कि इससे वजन कम होता है, जिससे कि मोटापे में कमी आती है और रक्त संचार संबंधी यानी कि उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप संबंधी समस्याओं से भी निदान पाया जा सकता है वज्रासन से। तो ये थे वज्रासन के लाभ। अब हमारे यहाँ वज्रासन की
की सावधानियाँ। तो वज्र आसन की सावधानियाँ जो कि है, यदि घुटनों में दर्द या घुटनों का ऑपरेशन हुआ हो तो ये व्यक्ति इस आसन को ना करें। यदि किसी व्यक्ति के घुटनों में दर्द है या उनके घुटनों का ऑपरेशन हो रखा है तो उन्हें इस आसन से प्राय अपना बचाव करना चाहिए, उन्हें यह आसन अवॉइड करना चाहिए। वे उस हालत में ये आसन बिल्कुल भी ना करें, वरना इससे उन्हें और भी कई नुकसान हो सकते हैं। दूसरा है कि रीढ़ की हड्डी में दर्द वाले व्यक्ति इस आसन से दूर रहें। एड़ी के दर्द से पीड़ित व्यक्ति भी इस आसन को ना करें। यदि छोटी आंत के रोगी और अतिसार व हार्निया जैसे रोगों से पीड़ित है कोई व्यक्ति तो उसे भी इस आसन से अपना बचाव करना चाहिए, अन्यथा उसे और किसी बीमारी का भी सामना करना पड़ सकता है या फिर उसे किसी और हानि का शिकार होना पड़ सकता है। तो ये है वज्रासन की सावधानियाँ जिनका हमें वज्रासन करते समय बहुत ही ध्यान रखना होता है। तो हमने वज्रासन के लाभ और वज्रासन की सावधानियाँ पढ़ी। अब हम पढ़ते हैं अपना दूसरा आसन। तो हमारा दूसरा आसन है हस्तासन। तो हस्तासन के क्या क्या लाभ होते हैं और क्या क्या सावधानियाँ, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है का वर्णन करते हैं। तो हमारा दूसरा आसन है हस्तासन। तो हस्तासन के लाभ निम्नलिखित है। फर्स्ट, इस आसन से संपूर्ण शरीर को आराम मिलता है, यानी कि हस्तासन करने से हमारे पूरे शरीर को पर्याप्त आराम प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट है कि यह आसन प्राय बच्चों की लंबाई में वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है, यानी कि हमारे कद में वृद्धि के लिए भी हस्तासन महत्वपूर्ण आसन होता है। यह हमारी लंबाई में भी वृद्धि करता है। तीसरा पॉइंट है कि यह कमर की लचक को बढ़ाने का आसान व लाभकारी आसन होता है। तो ये हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है, लचक को भी बढ़ाता है और हमारे शरीर को आकर्षक व सुडौल जैसे गुण भी प्रदान करता है। तो ये थे हस्तासन के लाभ जो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को सिद्ध करते हैं। अब हम देखेंगे हस्तासन की सावधानियाँ। तो हस्तासन की सावधानियों में हमारा फर्स्ट पॉइंट है सिर्फ कमर से ही झुकें, अगल बगल से खिंचाव पैदा करें। हमें सिर्फ कमर से ही झुकाव पैदा करना चाहिए। हमारा थर्ड पॉइंट है यदि चोट या बीमारी की अवस्था में है तो आप इस आसन को ना करें। यदि कोई व्यक्ति चोट या बीमारी से पीड़ित है तो वह इस आसन को करने से प्राय बचे। यदि आप बैक पेन यानी कि पीठ दर्द के रोगी हैं तो इस आसन को करने से आपको बचना चाहिए। तो ये थी कुछ सावधानियां जो हमें हस्तासन करते समय ध्यान में रखनी चाहिए। तो हमारा 6th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि मधुमेह क्या है, इसे परिभाषित कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें बताना है कि मधुमेह क्या होता है। मधुमेह यानी कि डायबिटीज़, जो कि रक्त में शर्करा की मात्रा अधिक समय तक अधिक रहती है जिसके कारण कि मधुमेह रोग उत्पन्न होता है। तो मधुमेह आमतौर पर एक चयापचयी रोग होता है। इसे हम सरल भाषा में डायबिटीज़ के नाम से भी जानते हैं, जिसमें रक्त में लंबे समय तक शर्करा की अधिक मात्रा पाई जाती है, जिस कारण से व्यक्ति में मधुमेह जैसी बीमारी उत्पन्न हो जाती है। मधुमेह यह पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय से स्रावित होने वाले इंसुलिन के संतुलन के बिगड़ने के कारण होता है। तो मधुमेह रोग जो कि एक चयापचयी रोग होता है, इसमें जब रक्त में शर्करा की मात्रा काफ़ी समय तक अधिक यानी कि बढ़ जाती है और इंसुलिन जो कि अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज स्रावित करता है उसकी मात्रा कम हो जाती है, तब ये मधुमेह जैसी बीमारी हमारे शरीर में उत्पन्न होती है। और मधुमेह को एक चयापचयी रोग माना जाता है जो कि हमारे पोषक तत्वों के विकार से संबंधित होता है। तो ये थी मधुमेह की परिभाषा। एग्जाम में ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे मधुमेह के लक्षणों का वर्णन कीजिए। मधुमेह रोग हो जाता है तो किन किन लक्षणों को प्राय हम अपने शरीर पर देख पाते हैं उनका वर्णन कीजिए या मधुमेह की परिभाषा बताइए। तो अलग अलग तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं हमारी बोर्ड परीक्षा में। अब हम चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो हमारा 8वां प्रश्न यह है कि
मधुमेह के कारणों का वर्णन कीजिए और इसे नियंत्रित करने वाले आसनों के नाम बताइए और किन्हीं 2 आसनों के लाभों का वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें वर्णन करना है मधुमेह के कारण और उसे नियंत्रित करने वाले आसन, वह किन्हीं 2 आसनों के लाभ भी बताने हैं। तो मधुमेह के रोग, जो मधुमेह रोग है उसके होने के क्या क्या कारण होते हैं, किन किन कारणों की वजह से मधुमेह रोग प्राय होता है। तो इसके कारण निम्नलिखित हैं। पहला, गतिहीन जीवन व्यवस्था। हमारी जो दिनचर्या होती है बिल्कुल गतिहीन होती है, जिसमें हम अपने दैनिक कार्यों को भी नहीं करते हैं सही ढंग से, जिस कारण से कि हमें मधुमेह रोग जैसी समस्या होती है, क्योंकि हमारे शरीर में उपलब्ध वसा और शर्करा की जो मात्रा होती है उसका रक्त में पूर्ण रूप से परिसंचरण नहीं हो पाता, जिस कारण मधुमेह जैसी समस्या उत्पन्न होती है। और हमारा दूसरा पॉइंट है कई बीमारियां होने के कारण भी शरीर में कई अंग ऐसे होते हैं जो हमारे प्राय काम करना बंद कर देते हैं। अब हमारा थर्ड पॉइंट है मोटापा व भार का बढ़ना। तो मोटापे व भार के बढ़ने के कारण भी हम कई क्रियाओं को करने में असमर्थ होते हैं, जिस कारण हमें मधुमेह रोग होता है। चिंता व तनाव भी हमारे शरीर में कई रोगों के कारण बनते हैं। तो ये थे मधुमेह के कारण। अब है मधुमेह को नियंत्रित करने वाले आसन। तो मधुमेह को नियंत्रित करने वाले आसन हैं, पहला भुजंग आसन, दूसरा पश्चिमोत्तासन, तीसरा पवन मुक्त आसन, चौथा अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो इन आसनों के द्वारा हम मधुमेह पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। अब है किन्हीं 2 आसनों के लाभों का वर्णन कीजिए। तो हम भुजंगासन और पश्चिमोत्तासन के लाभों का वर्णन कर रहे हैं। तो अब है हमारा भुजंगासन के लाभ। तो भुजंगासन के लाभों में हमारा पहला पॉइंट है कि इस आसन से शरीर में रक्त संचार ठीक रहता है, जिससे कार्य क्षमता बढ़ती है। दूसरा पॉइंट है फेफड़ों की शक्ति का विकास होता है और ऑक्सीजन की पूर्ति उचित रूप से होती है। फेफड़े जो कि ऑक्सीजन को हमारे शरीर में पहुंचाने का कार्य करते हैं, उनकी शक्ति बढ़ती है और ऑक्सीजन की पूर्ति पूरे शरीर में सुचारू रूप से सुनिश्चित होती है। अब है हमारा तीसरा पॉइंट, इस आसन से कमर दर्द से छुटकारा प्राप्त होता है, यानी कि कमर दर्द से भी छुटकारा प्राप्त होता है। और फोर्थ पॉइंट है कि भुजंग आसन शरीर को लोचदार, सुडौल व आकर्षक बनाता है, जो कि हर एक आसन का कार्य होता है। तो ये थे मधुमेह के कारण, वर्णन और उनके नियंत्रित करने के आसन और भुजंग आसन के लाभ। अब हम करेंगे पश्चिमोत्तासन, क्योंकि हमें 2 आसनों के लाभों का वर्णन करना है। तो सेकंड है हमारा पश्चिमोत्तासन। तो पश्चिमोत्तासन के लाभ निम्नलिखित हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है, यह पैरों को मजबूत बनाता है और रीढ़ की हड्डी में खिंचाव पैदा करता है। पश्चिमोत्तासन, यह पैरों को मजबूत बनाता है और रीढ़ की हड्डी में खिंचाव पैदा करता है। सेकंड है, यह मस्तिष्क को शांत रखता है तथा तंत्रिका तंत्र पर एकाग्रता को बढ़ाता है। मस्तिष्क को शांत रखने में भी पश्चिमोत्तासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। थर्ड पॉइंट है, इस आसन से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता में वृद्धि होती है। फोर्थ है कि यह स्वास्थ्य तंत्र सही रखता है और शारीरिक क्षमता में भी वृद्धि करता है। तो ये थे पश्चिमोत्तासन के लाभ। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न यह है कि अस्थमा से आप क्या समझते हैं? अस्थमा के लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें बताना है कि अस्थमा क्या होता है और इसके कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो अस्थमा एक गंभीर बीमारी है जो श्वास नलिकाओं को प्रभावित करती है। अस्थमा श्वास संबंधी बीमारी होती है। इस बीमारी के तहत श्वास नलिकाओं में सूजन उत्पन्न हो जाती है, जिससे वे बहुत ही जल्दी संवेदनशील हो जाती हैं। यानी कि अस्थमा जब होता है तब श्वास नलिकाओं में सूजन उत्पन्न हो जाती है और जो हमारी श्वास नलिकाएं होती हैं वो बहुत ही संवेदनशील हो जाती हैं। कोई भी प्रतिक्रिया उन्हें मिलती है, जिस चीज़ से एलर्जी होती है या फिर बहुत ही जल्द प्रभावित करने वाली जो चीज़ें होती हैं कि स्पर्श में आते ही वे तीखी प्रतिक्रिया देती हैं और
इस प्रतिक्रिया से नलिकाओं में संकुचन व विस्तार होता है, जिसकी पीड़ा असहनीय होती है। अस्थमा, जो कि एक श्वास संबंधी बीमारी होती है, इसमें श्वास नलिकाओं में सूजन उत्पन्न हो जाती है और वे अत्यधिक संवेदनशील हो जाती हैं। किसी भी ऐसी चीज़ के संपर्क में आते ही वे तीखी प्रतिक्रिया देती है, जिसके कारण नलिकाओं में संकुचन और विस्तार उत्पन्न हो जाता है। तो ये थी अस्थमा की परिभाषा कि हम अस्थमा से क्या समझते हैं। अब है अस्थमा के लक्षण कि किन किन लक्षणों को दिखने पे हमें ये पता चलता है कि हाँ, अस्थमा की बीमारी से ये व्यक्ति पीड़ित है। तो अस्थमा के लक्षण है खांसी, घबराहट, सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज़ आना तथा श्वास का छोटापन, सीने में जकड़न, थकावट, हाथ व पैरों में दर्द और पीठ दर्द आदि जैसे लक्षण होना ये दिखाते हैं कि हाँ, व्यक्ति अस्थमा से पीड़ित है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बोर्ड परीक्षा में कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। चैप्टर में कई क्वेश्चन बताए गए हैं, कई बीमारियों का वर्णन किया गया है, कई आसनों के बारे में बताया गया है। तो किसी भी आसन से संबंधित, किसी भी बीमारी से संबंधित, उसके लक्षण, उसकी रोकथाम से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको सभी की प्रिपरेशन करनी है अच्छे से। अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो हमारा अंतिम और 10वां प्रश्न यह है कि उच्च रक्तचाप से आप क्या समझते हैं? उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने वाले आसनों के नाम बताइए। तो इस प्रश्न में हमें उच्च रक्तचाप को परिभाषित करने हैं और उसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, उन आसनों के नामों को बताने हैं। तो उच्च रक्तचाप आधुनिक युग की तेज़ी से फैलती हुई एक बीमारी है जो कि रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित होती है। यह आधुनिक युग में तेज़ी से फैलती हुई एक बीमारी है जो कि रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित होती है। यह एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या बन गई है जो पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है। वैसे तो आयु के साथ साथ रक्तचाप में वृद्धि होती है, परंतु अब नवयुवक भी इस समस्या से ग्रस्त होते जा रहे हैं। इस बीमारी में धमनियां और शिराएं धीमी हो जाती हैं। जब हृदय का संकुचन होता है तो रक्त वाहिनियों में रक्त का धक्का लगता है। परिणाम स्वरूप धमनियों में रक्त का दबाव बढ़ता है, जिसे हम उच्च रक्त दबाव कहते हैं। रक्तचाप प्राय 2 प्रकार की होती हैं, उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप। जब धमनियों में रक्त का दबाव बढ़ता है तब उच्च रक्तचाप, और जब धमनियों पर रक्त का दबाव कम होता है तो निम्न रक्तचाप परिणाम सामने आते हैं। तो ये थी हमारी कि उच्च रक्तचाप से आप क्या समझते हैं, उसकी परिभाषा और उसके बारे में कुछ जानकारी। अब है कि उच्च रक्तचाप को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है, उसको नियंत्रित करने वाले आसन। तो उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने वाले आसन निम्नलिखित है। पहला है ताड़ासन, वज्रासन, पवन मुक्तासन, अर्धचक्र आसन, भुजंगासन और शवासन। इन आसनों का अभ्यास करने से हम उच्च रक्तचाप जैसी समस्याओं से निदान पा सकते हैं। तो ये थे उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने वाले कुछ आसन, जिनके अभ्यास से हम प्राय इस समस्या से निदान पा सकते हैं। इसी के साथ हमारे इस प्रश्न का उत्तर कंप्लीट होता है और हमारी वीडियो को हम करते हैं यहाँ पर समाप्त। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपको चाहिए हमारी वीडियो सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन के बटन को क्लिक करें, जिससे कि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।